गुड इवनिंग। मैं सीए रंजीत मिश्रा आप लोगों को इस चैनल पे फिर से स्वागत कर रहा हूँ एक डिटेल वीडियो लेके। अभी आप मार्केट में सुनने होंगे जो न्यू इनकम टैक्स बिल बहुत ज़ोरों से चल रहा है। बट ये न्यू इनकम टैक्स बिल में सब देख रहे होंगे जो वो बस वो सेक्शन, पहले 500 सेक्शन था अब 300 सेक्शन है, पहले इतना क्लॉजेस था अब ये है, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था अब स्ट्रीमलाइन है। बट कोई ये नहीं बात कर रहा है जो आखिर नया या फिर चेंजेज क्या आया है, आखिरकार ये रिलैक्सेशन कैसे है, किस किस पॉइंट का। ऐसा तो नहीं जो कोई चीज़ हट जाएगा, सैलरी टैक्सेबल हो रहा था सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा, पीजीबीपी था पीजीबीपी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स अभी भी वही रहेगा। खासकर मैं उन सभी के लिए बोल रहा हूँ जो इसमें नए हैं, न्यू इस प्रोफेशन में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम के एग्ज़ाम हो और आपका टैक्स आपके लाइफ में है, तो आप इस टैक्स से डरिए नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहो, इसका केयर अभी मत करो। आप लोग बिल्कुल सेम चीज़ आ रही है, जस्ट स्लाइट थिंकिंग है ना जो आपको चेंज मिलेगा, बाकी सब एक्यूरेट वैसा ही को वैसा मिलेगा। आप इस चीज़ को परेशानी मत होना, इसके वो लोड मत लेना ज़्यादा। मैं हर स्टेट बोर्ड है, चाहे जो भी हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा लोड ना लें। इनकम टैक्स बिल अभी अप्लीकेबल भी नहीं हुआ है और अभी अप्लीकेबल होने में टाइम है। दूसरी बात, कोई नया चीज़ नहीं है। जीएसटी एक नया चीज़ था। क्या था? जीएसटी जैसे सब कई जन मैंने ये भी देखा है, वो ये बोल रहे हैं जो जीएसटी की तरह इनकम टैक्स भी आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है ये। जीएसटी न्यू थिंग्स था। वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, एक्साइज, बहुत सारा ऐसे 14-15 टैक्स थे जिसको कंपाइल करके एक नया टैक्स बनाया गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंपाइल नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स अभी भी इनकम टैक्स ही रहेगा, बस वो डीटीसी कोड नाम चेंज हो रहा है। थोड़ा बहुत सेक्शन में ऊपर नीचे होता है जो हर बजट में होगा और आने वाले टाइम में हर बजट में होगा। अभी आपको सब जो सेक्शन सेक्शन खेल रहा है ना, जो 500 सेक्शन था अब 300 सेक्शन हो गया, 500 सेक्शन था 300, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। वो 500 सेक्शन में हर बजट में होता है। अब अगले साल अगर ये पास हो जाती है तो उसका अगले साल क्या बजट नहीं आएगी? फिर सरकार को लगेगा जो भैया मेरे से कोई चीज़ छूट गया है, लो एक सेक्शन बढ़ा दो। फिर उसके अगले साल सरकार को लगेगा जो मेरे से कुछ छूट गया है, बिजनेसमैन मुझे टैक्स सही से नहीं दे रहे हैं, या इंडिविजुअल मुझे सही से टैक्स नहीं, एक लाइन और लगा दो भैया। फिर अगले साल उसके मतलब ये चीज़ ना बढ़ सकता है। ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट कहीं आपको ठप्पा लगा के दे रहा है आप सेक्शन नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए ना कुछ मेजर चेंजेस लेकर आया हूँ, जो 50 चेंजेज है। चेंजेज मतलब है स्लाइट न्यू इनकम टैक्स, वही इनकम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके लिए ओके है, आप वही करते रहो। आप अभी भी खरीदो, नया बुक खरीदो, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ो, जो भी इनकम टैक्स के वीडियो मिलता है उनको देखो, उसको अंडरस्टैंड करो, जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही लिखो। तो कुछ 50 जो है ना मेजर चेंजेस जो है सो मैं बताता हूँ। वो मेजर चेंजेस नहीं, मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेजर स्लाइट चेंजेस है जो कि आपको अगर पुराना पढ़े रहोगे तो ये आपको यूं समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा बहुत रीड करूंगा, थोड़ा बहुत आपको हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये 50 पॉइंट इंग्लिश का मैंने समरी बनाया है, वो कहीं उस जो न्यू इनकम टैक्स बिल थी उसमें से कट पेस्ट करके और कंपैरिजन करके। जो ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप समझो, अगर आप पहले से इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़े हुए हो और ये 50 चीज़ें पढ़ लेते हो तो आप समझो न्यू इनकम टैक्स बिल पढ़ लिया। कुछ भी नया नहीं है, विश्वास कीजिए आप। चलिए आते हैं, सबसे पहला मीनिंग क्या है। क्लॉज 2 में बोला आईटीबी। अब बार बार आईटीबी का मतलब है इनकम टैक्स बिल यही नया चीज, पहले तो इनकम टैक्स एक्ट, अब आईटीबी बोल रहे हैं, आईटीबी इनकम टैक्स बिल। कंसोलिडेट द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक टर्म्स इन वन प्लेस, प्रीवियसली सम दीज टर्म्स वर इंक्लूड द रिलेवेंट प्रोविजन फॉर द। आप एक चीज मैं इसको, चलो स्पेसिफिक टर्म वन प्लेस, एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट करके आप सुने होंगे, उस चीज़ को रिगार्डिंग बोल रहा है। जो आप ना एक वन प्लेस बनाएगा ये इन्होंने, उस चीज़ को डिफाइन करेगा और एक ही वर्ड में आपको बता देगा। जो ये पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, अभी भी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का सही प्रैक्टिस नहीं हो रहा है मार्केट में। चाहे वो जो भी प्रोफेशन हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट वो प्रैक्टिस नहीं चल रहा है। वो प्रैक्टिस
इसीलिए अब आते हैं जो मैं जो सबसे उनके लिए है जो नॉन मतलब क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी जो टैक्सेशन से हट के थे, वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता था। तो उनके लिए ये एक नया दूसरा नंबर चेंज नंबर 2 क्या है, जो ना प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर को बोले डिलीट मारो यार, सब कन्फ्यूज रहता है। जिस साल का काम करवाओगे ना उसको टैक्स ईयर बोलना। अब आपको कब का काम करवाना है, 24-25, तो चलो टैक्स ईयर बोलना 24-25। किस साल का, जिस साल का काम करवाओ ना उस साल का टैक्स ईयर। मतलब आप मेरे पास आ रहे हो, मैं सीए हूँ, आपने बोला सीए साहब मेरा आईटीआर फाइल कर दो आप 22-23 का, तो वो 22-23 टैक्स ईयर बोलना। क्या बोलोगे, टैक्स ईयर 22-23 का कर दो। आप बोलोगे 26-27 का कर दो, तो टैक्स ईयर 26-27 का हो जाएगा। मतलब अब वो प्रीवियस ईयर असेसमेंट का चक्कर नहीं आएगा, आईटीआर पे भी लिख के आएगा टैक्स ईयर, जो पहले ऊपर में लिख के आ रहा था असेसमेंट ईयर, जो कि एक साल आगे का लिख के आता था। तो ये मैं भी जब स्टूडेंट था पहली बार जब टैक्स आया ज़िंदगी में, तो हमारे लिए भी था डिफ़िकल्ट। तो आप अपने आप को इतना मतलब मत समझो जो आप खराब हो। आप भी, हम भी आप ही की तरह सीखे हैं, आप भी मेरे तरह सीखिए। अब आपके लिए तो अच्छा टैक्स ईयर आ गया, ठीक है। अभी भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चलेगा। मैंने कई जन को ये भी सुनने में आया जो अब जनवरी से लेकर दिसंबर करा जाएगा, क्योंकि यूके यूएस में ऐसे सिस्टम चलता है, ऑप्शनल होता है। हमारे देश में भी ऑप्शन दिया जाएगा जो जनवरी से लेकर दिसंबर। ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वही चलेगा, ठीक है। अब आते चेंज नंबर 3, बोला सेक्शन 6 जो रेसिडेंशियल स्टेटस पहले डील करता था इनकम टैक्स एक्ट में, प्रोवाइड दैट द कंडीशन फॉर स्टे इन इंडिया 60 days or more in the current year does not apply to the citizen of India who leave India for the purpose of employment outside India. The ITB proposed that replace this expression with employment outside India. पहले क्या था, वो live outside India, अब क्या कर दिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, बस इतना ही चेंज है। तो एक जन तो बोल दिया था, क्या पता है, मैं एक जन का वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो रहा है, रेसिडेंशियल। अरे भाई साहब, रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हो या फिर जो भी प्रोफेशनल आप कंसल्ट कर रहे हैं वो करते रहिए, सही जा रहे हैं आप पुराना एक्ट के हिसाब से ही आप करो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है नया चीज़ बनाने का। क्लियर हो रहा है ना, नया चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए आप, ठीक है। सिर्फ एक आउटसाइड पर एक था ना लिमिट, सेक्शन 6 में बोला गया था क्या, 60 days और मोर इन द करेंट ईयर डज नॉट अप्लाई टू द सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया। मतलब बोला गया था कि जो अगर कोई काम करने के लिए जा रहा है बाहर और यहाँ पे 60 दिन नहीं रहा तो वो रेसिडेंट माना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, द ITBP प्रपोज दैट रिप्लेस हिज एक्सप्रेशन विद द फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। 3 नंबर चेंज समझ गए। तो कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस में चेंज नहीं है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। बस एक वर्ड ऐड हुआ एम्प्लॉयमेंट पर्पस, उसके लिए 60 दिन वाला जो लिमिट था ना वो अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे 60 दिन पहले था ना सीधा आउटसाइड इंडिया, वो नहीं था। अब क्या लिखा है इसने, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया था, लेकिन फॉर एम्प्लॉयमेंट, पर्पस नहीं, फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखिए, पहले क्या था फॉर द पर्पस ऑफ, तो पर्पस को हटा दिया है, तो अल्टीमेट एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ ना। तो ध्यान रखिए, इसका मतलब अब देखो यहाँ लिटिगेशन होगा। पहले था पर्पस, मतलब मेरा मन हो रहा है कहीं काम करूँगा तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब है एम्प्लॉयमेंट, पर्पस वर्ड हटा है। फॉर एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट डिफाइन होना चाहिए, आपके पास ऑफर लेटर आना चाहिए, तभी आप जाओगे, तभी आपको ये माना जाए, ठीक है। चलिए 4 नंबर चेंज पे चलते हैं। The ITB मतलब इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस ए कॉम्प्रिहेंसिव न्यू टैक्सेशन फ्रेमवर्क फॉर द नॉन प्रॉफिट। अरे वाह, ये तो मोदी जी का टारगेट पॉइंट है। एनपीओ मतलब ट्रस्ट, एनपीओ मान लीजिए, ट्रस्ट मान लीजिए, सोसाइटी मान लीजिए। ये एनपीओ जो है ना, एंड रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रोविजन अप्लीकेबल टू ट्रस्ट, न्यू रिजीम अडॉप्ट दैट द टर्म एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीड ऑफ ट्रस्ट which was previously used. The ITB contain more than 20 provision for the registered NPO covering application for registration, computation and taxation of the income registered NPO, corpus donation, application for income, accounting, income NPO। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेके आ रहा है जो पहले क्या था, ट्रस्ट के लिए अलग कुछ था, एनपीओ के लिए अलग था। सेक्शन 8 एनपीओ में आता है ना, उसके लिए भाई साहब अभी भी कन्फ्यूजन। आईटीआर को 5 फाइल कर देता है, कोई 6 कर देता है, कोई 7 कर देता है, कन्फ्यूजन है। ट्रस्ट का तो 7 जाता है, कोई बोल रहा 7 ही जाएगा, कोई बोल रहा 5 जाएगा। इसका कोई कॉम्प्रिहेंसिव लाएगा, सरकार भी समझ रहा है, जो कंसल्टेंट भी कन्फ्यूज है, क्लाइंट तो उनको तो जहाँ फ़ायदा हो रहा है वो कर दो भैया, देखी जाएगी बात। तो ठीक है, 4 नंबर चेंज ये था।
5 नंबर है सैलरी में द आई टी बी बार बार बोल इनकम टैक्स बिल डज नॉट अलाउ एनी डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाप रे बाप, अरे वाह, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट अलाउंस देना। अब देखो क्या जान मुझे, देखो क्या चेंजेस है, ये कुछ भी नहीं था, ये तो बजट में भी बोल सकते थे। ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं देंगे, जान मुझ के गवर्नमेंट लेंगे, जैसे लोग को समझ में आए जो गवर्नमेंट के लिए भी कुछ कहते हैं। बाकी सैलरी में और कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना। लोग बोलेंगे सैलरी का चैप्टर चेंज हो जाएगा, आप सैलरी का अमेंडमेंट क्लास करने चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, आप परेशान मत होना। आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, टैक्सेशन वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं। अब आते बिजनेस इनकम में, चेंज नंबर 6। आप देखिए, धीरज बना के रखिए, सारा होगा, लॉन्ग वीडियो होगा, आप कोई बात नहीं, रोक रोक के देख लेना, बाद में देख लेना, बट ये अच्छा चीज़ है, आप ये पढ़ लो तो आप समझो अमेंडमेंट क्लास हो गया, आपके लिए इनकम टैक्स बिल का रिवीजन हो गया। 6 नंबर चेंज क्या है, सेक्शन 30 ऑफ आई टी ए का मतलब है इनकम टैक्स एक्ट अलाउ ए डिडक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड रिगार्डिंग ए प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर बिजनेस, and section 31 provides deduction for repair and insurance of machinery, plant और furniture, but the ITB मतलब देखिए क्या 30 और 31 दो अलग अलग सेक्शन था जो पीजीबीपी को समझ जाएंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलग था और अदर एक्सपेंसेस और प्रीमाइसेस जहाँ पे बिजनेस चलता था उसका अलग अलग देता था। और ITB ने क्या किया, दोनों को मिला के एक सेक्शन बनाया था। देखो एक सेक्शन ऐसे कम किया है, ऐसे करके सेक्शन थोड़ी देर कम किए। कंबाइंड प्रोविजन फॉर सेक्शन 30-31 अलाउ फेयर एंड प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस when premises, machinery, plant और furniture are partially used for business और professional purpose। अब देखिए क्या था, इसका क्लॉज बताता हूँ। अगर मैं घर का रजिस्ट्रेशन लेके रखा हूँ, घर पे ही अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डालना, तो घर का ही सारा खर्चा मैं पहले बुक कर लेता था, लेकिन नहीं करना चाहिए, अभी भी नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया भैया आपको जिस प्रीमाइसेस पे आप ऑफिस खोलोगे वहाँ पे देखा जाएगा जो आप कितना यूज करते हो, कितनी कैपेसिटी आप यूज करते, उतना कैपेसिटी का ही एक्सपेंसेस आपको अलाउड होगा। तो दैट इज अ प्रोफेशनल, तक बहुत बड़ा बिग चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, हम अभी भी क्लाइंट को कंसल्ट वही करते हैं। आपके पास 4 फ्लोर है और एक ही फ्लोर में आपका ऑफिस है, 3 फ्लोर में ताला बंद है, तो एक ही फ्लोर का खर्चा अलाउड होगा ना, सारे फ्लोर का थोड़ी ना होगा। तो ये कंबाइंड सेक्शन है। चेंज नंबर 7 में आता है ITB propose that the GST be excluded from the cost of assets if the SSC has claim and इनपुट टैक्स। भाई साहब अब ये कोई बात हुई, देखो ये तो पुराना ही चीज़ है ना। अब जीएसटी का क्या होगा, आप एक एसी खरीदे, एसी पे आईटीसी 28% लगता है जीएसटी, अगर उसका आईटीसी नहीं लगो तो कॉस्ट में जाएगा भैया, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लो। तो यही तो अभी भी प्रैक्टिस फॉलो हो रहा था, तो इसमें क्या बहुत नया चेंज है। मैं तो अभी भी बोलता हूँ जब आप इसका आईटीसी में क्लेम कर रहे हो और बेसिक वैल्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर मानो, तो ये आपके ऊपर इच्छा है। चेंज नंबर 8, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंपनी सेक्रेटरी हैव बीन एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोफेशन। अब एक था ना प्रोफेशन, हम सीए प्रोफेशन में आते हैं कई सारे 7-8, उसमें ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिए आईटी वाले बड़े वो 2% में जाते थे, तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होने वाला है अब। और कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों को उसी लिस्ट में ऐड कर लिए हैं, तो वो भी अब भैया आप 10% वाले टीडीएस में आ गए हो। अब आते हैं कैपिटल, बस इतना ही चेंज था पीजीबीपी में। अब आते हैं कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में कुछ भी चेंज नहीं है। वो बोला सेक्शन 47 प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। पहले एक सेक्शन 47 आप पढ़ लेना, उसमें क्या लिस्ट है, जो ये ट्रांजेक्शन है और ये कहाँ होगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट आईटीबी में प्रपोज टू रिमूव द रिड्यूडेंट क्लॉजेज गिवन फॉर द ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रियल सिक कंपनी एंड ट्रांसफर इन द कोर्स ऑफ डीम्यूटिलाइजेशंस एंड कॉर्पोरेटाइजेशंस एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें उसका क्लॉजेज में जो था ना वो हटा के एक नया चीज़ें ऐड कर दिया, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखो ना सब में थोड़ा बहुत चेंज है यार, ज़्यादा नहीं चेंज है, विश्वास कीजिए। 10 नंबर एज पर सेक्शन 56 द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल फ्रॉम हिज लीनियल एसोसिएशन डिसेंड आर नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। इन द ITB it is explicitly mentioned that the lineal ascendant or descendant can be maternal और paternal। अच्छा ये अच्छा दे दिया यार, मैटरनल पैटर्नल का मतलब समझे, ये सासू माँ और मतलब ससुराल तक को इंक्लूड किया, तो ये अब किस नेता को सोच के इंक्लूड किया पता नहीं। अब आते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम।
सेक्शन 64 ITA का मतलब पुराना, where an individual has a substantial interest in the concern, any income from that concern by way of salary, commission, fees or any other form remuneration paid to the purpose of said individual is included in the total income of such individual. However, the clubbing provision do not apply if the spouse possesses technical or professional qualification and the income is solely attributable to the application of his or on her technical knowledge. These two conditions are cumulative and not alternative. The ITV proposed to remove the first condition and include the terms qualification. देखो पहले क्या था, अब मैं और मेरी वाइफ एक ही कंपनी में डायरेक्टर हैं या पार्टनर हैं, और मैं भी रेमुनरेशन उठा रहा हूँ, मेरी वाइफ भी रेमुनरेशन उठा रही है, और मेरी वाइफ के पास डिग्री ही नहीं है, तो ये बोलने में थोड़ा गवर्नमेंट बोला था आप वाइफ को इसका मतलब डाइवर्ट कर रहे हो, उनको पास कैपेबिलिटी नहीं है। क्या था पहले दो वर्ड यूज था, टेक्निकल और प्रोफेशनल, बट ITB ने क्या किया ना, सिर्फ रिमूव द फर्स्ट कंडीशन टेक्निकल एंड इंक्लूड द टर्म ओनली क्वालिफिकेशन इन द सेकेंड कंडीशन अलॉन्ग विथ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दस इनकम कुड बी एट्रिब्यूटेबल टू द अप्लीकेबल टू द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। अच्छा, आप क्वालिफिकेशन भी ऐड कर दिए, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या था, होवर द क्लबिंग ऑफ इनकम नॉट अप्लाई द स्पॉज परपोज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड द इनकम इज स्लोली एट्रिब्यूटेबल टू एप्लीकेशन ऑफ हिज और हर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज। पहले नॉलेज पे था एंड एक्सपीरियंस, दीज टू कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव एंड नॉट द ऑल्टरनेटिव। द ITB प्रपोज टू रिमूव द फर्स्ट कंडीशन, इंक्लूड द टर्म क्वालिफिकेशन ऐड। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, अब सीधा माना जाएगा क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पता है क्या होता है, अब मैं CA हूँ तो प्रोफेशनल हूँ, आप इंजीनियर है तो प्रोफेशनल नहीं है, वो भी बोलता है मैं प्रोफेशनल हूँ भाई, MBA भी प्रोफेशनल, सब प्रोफेशनल है। अब आते हैं 12 नंबर डिडक्शन एंड रिलीफ। द इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर डिडक्शन आउटलाइन सेक्शन 80C ऑफ ITA आर नाउ प्रपोज इन ITB। द शेड्यूल ऑल्सो इंक्लूड द डिडक्शन अलाउ अंडर सेक्शन 80CCD। अब ये डिडक्शन चैप्टर से 80CCD वाला जो पेंशन वाला है तो ये मिलेगा। ITB merge the deduction allowable under section 80 TTA and 80 TTB into one provision। अब 80 TTA 80 TTB देखिए सीनियर सिटीजन वाला था ना, वो वाला है जो इस नॉन सीनियर को ये मिलेगा, तो उन दोनों को एक सेक्शन बना दे। देखिए एक सेक्शन यहाँ से हो गया। टैक्स रेट, डोमेस्टिक कंपनी एंड रेसिडेंट कंपनी सोसाइटी कैन ऑप्ट टू द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन इतना CBDT। The ITB propose to the give power to CBDT to issue the guidelines for the clause rule। देखो no guidelines shall be issued after 2 years from 1/4/26। देखो गाइडलाइन अभी ऐसा गाइडलाइंस इशू करेगा, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान में फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट अलग है, इंडियन कंपनी का टैक्स रेट अलग, बट इसके ऊपर अलग होगा। रिटर्न, द ITBP डज नॉट कंटेन द प्रोविजन corresponding to the 7th proviso of the ITA which specify the circumstances under the which ITR must be filed such a foreign travel turnover or gross receipt exceed the threshold limit। However, the board has been given the power to specify the condition upon which the return filing will be become the mandatory। अब देखो ये सब एक नहीं, अब बीच में आया था इतना बिजली बिल खर्चा होगा, इतना का ट्रैवलिंग करोगे, TCS काटा है तो आपको ITR फाइल हो, तो उसी के ऊपर कुछ चेंजेस आया। The board has been given the power to seek the details of credit card held by the SSC expenditure exceeding the threshold outgoing particulars of the principal place of business। क्रेडिट कार्ड को लेके एक बड़ा आ रहा है। पावर ऑफ, अब आते हैं असेसमेंट, पावर ऑफ वैल्यूशन ऑफ, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आपको ना इसी से इनकम टैक्स बिल हो जाएगा, आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो, और आप प्रोफेशनल हो तो आप आराम से कंसल्ट कर सकते हो। और मैं जो ऊपर ऊपर बता रहा हूँ ना, वो आप बस आपको इतना पे फोकस करना है तो आपका नया बिल हो गया। पावर ऑफ वैल्यूशन ऑफिसर्स टू बी, अब ये असेसमेंट आ गया। एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ SSC इज डिफाइंड विदिन द प्रोविजन ऑफ रेफर टू सेक्शन 38 ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट। अब वेल्थ टैक्स एक्ट के हिसाब से आएगा। सेक्शन 144C ITA लिस्ट स्पेसिफाई एलिमेंट द DRP मस्ट कंसिडर व्हेन द यूजिंग डायरेक्शन। द ITB इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द आउट स्पेसिफिक आइटम कंसिडर द फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द डायरेक्शंस। देखिए सब रीअसेसमेंट में आ जाते हैं आप। एक बार एक 147 में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, 148 ही कंटेन करेगा जो असेसमेंट है ये। अब आ जाता है ITB एक्सप्लेन स्कोप ऑफ टर्म इन्फॉर्मेशन टू इनिशिएटिव। द ITA प्रोवाइड, अभी ये असेसमेंट वाला सारे चैप्टर से ना, द लिमिटेशन पीरियड फॉर इशू द शोकॉस नोटिस अंडर सेक्शन 281। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक सेकंड में 2, द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 147 ऑफ ITA प्रोवाइड दैट AO कैन असेस और रीअसेस ऑल द इनकम
that come to his notice subsequently in the course of such proceeding, even if the proceeding prescribed in section 148 was not followed. Clause 279 of ITB explained that the scope of validation the proceeding given by if the notice is issued under section 280 corresponding to 148 को 280 में कर दिया है। देखिए बढ़िया रहेगा, याद हो जाएगा। सेक्शन फॉर द इशूइंग द नोटिस नोट ऑब्टेन अंडर द 284। तो ये असेसमेंट प्रोविजन में ये हर साल चेंज होगा। आप आज कुछ पढ़ रहे हो, अगले बजट में उनको देखेंगे जो भैया ज़्यादा वसूली करना है तो बजट में चेंज कर दो। तो ये यही है, आप परेशान मत होइएगा। अब कहते हैं द लिमिटेशन पीरियड फॉर इशू द नोटिस फॉर री असेसमेंट 280 ऑफ द ITB हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3, देखो अभी बजट में कम किया था, इसमें बोला चेंज, इंक्रीज फ्रॉम 3 ईयर 3 months एंड 5 years 3 months टू 4 years एंड 6 year 3 months। लो ये कभी इनका ना ये सेक्शन री असेसमेंट वाला तो पता नहीं है, मतलब पहले था 3.5 ईयर्स 3 साल 3 महीना, तो उसको 4 साल 3 महीना कर रहा है। ये कौन सा ईयर अभी है? पहले था 5 साल 3 महीना, तो आप कर दिया 6 साल 3 महीना, पता नहीं क्या ये। नो नोटिस अंडर सेक्शन 280 ऑफ और क्लॉज 281 सेक्शन शैल बी इशूड विद इन द 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। अच्छा, आप 1 साल के अंदर अंदर इशू भी नहीं करेगा। नो नोटिस अंडर सेक्शन 280 ऑफ इतना और क्लॉज 281 शैल बी इशूड विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द एनी टैक्स ईयर। मतलब अब जो 24-25 खत्म हुआ तो 25-26 में नहीं आएगा, तो 25-26 में तो भाई साहब ITRD फाइल होता रहता है, तो पूरा साल तो उसी में चला जाता है। सेक्शन 150 प्रोवाइड दैट द नोटिस अंडर सेक्शन 140 फॉर रीअसेसमेंट मे बी इशूड एट एनी टाइम फॉर द पर्पस ऑफ गिवन इफेक्ट टू एनी फाइंडिंग डायरेक्शन कंटेन न्यूज 283 ITB where the limitation period shall not apply when any direction are given by the approving panel। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो है ना रीअसेसमेंट का जो अभी 148 है वो अब 280 हो रहा है, तो इसमें ना गवर्नमेंट आपके फेवर में कभी नहीं बनाएगा, लो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नोटिस ऑफ डिमांड। सेक्शन 156 प्रोवाइड दैट द वेयर द डिमांड notice is issued to an employee of eligible startup to pay the tax on the prerequisites arising from the ESOP, he shall be eligible to pay the tax within 14 days। The ITB extend the time limit 48। हाँ भैया ये तो करेगा ही। Block assessment, the ITB provide that the order for the block assessment must be the passed within the 12 month from the end of the month which is the last authorizations। TDS TCS 197 ITC permit the SSC to apply for AO for nil और लोअर। अच्छा, TDS सर्टिफिकेट बेनिफिट और नील और लोअर TDS सर्टिफिकेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक पेमेंट प्रिस्क्राइब अंडर द सेक्शन 206 इट्स अलाउ बायर लाइसेंस और लाइसेंसी, ये सब भी TDS अनएक्सप्लेन इनकम प्रोवाइड द 69 भी। नया सेक्शन क्या है 104 103 डीलिंग विद द एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट और कवर द क्लॉज 103। अपील सेक्शन 158 ये सब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन DRC पेनल्टी द पेनल्टी रिक्वायरमेंट फॉर गिविंग the ITB provide the prosecution under clause 476 ITB section 276C shall be not cognizable offense and it can be the initiated only with the prior section। ये तो भैया TSGSC अपील CIT अपील और appropriate authority। further liability in a specific case, देखो प्रोसिक्यूशन तो भैया यहाँ इन लोगों के पास सबसे बड़ा हथियार है प्रोसिक्यूशन। liability in a special case, तो देखो ये जितने भी है ना ये सारा अपना सर्च सीजर अपील इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज किए हैं, पावर ऑफ सर्वे ये सब बढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। मिसलेनियस है तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप लिंक आप मुझे कमेंट करके दे देना, मैं आपको 50 लिस्ट भेज दूंगा। तो 90% जो है ना वो सेक्शन चेंज हुआ है और थिंग्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, थिंग्स वहीं का वही है। तो अननेसेसरी मार्केट में लोग हवा बना दिए और जस्ट वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो न्यू इनकम टैक्स बिल। इसीलिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट मैं पूरा कंपाइल करके लाता हूँ। इसमें ये होता है क्या, जो आपको ये पढ़ने से क्लियरिटी आ जाती है। और थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया, मैं मानता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगले बार से मैं इसका स्मॉल वीडियो बनाऊँगा एंड मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तभी, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ भी अगर इम्प्रूव चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं इसको शेयर कर दूंगा आपको। आप कमेंट में अपना ईमेल आईडी दे देना, मैं ईमेल आईडी पे शेयर कर दूंगा। और ये 50 पढ़ लेना, आपको इनकम टैक्स बिल का अभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आएगा पास हो जाएगा बजट में तब पढ़ना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं।
एक नई चर्चा को आपके तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और न्यू इनकम टैक्स बिल का जो फोबिया था वो दूर हो। धन्यवाद।